हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए। हिंदी से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो में हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए थे, एक तो वर्णमाला और दूसरा वर्तनी। ठीक है, जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि विराम चिन्ह का जो अर्थ होता है वो ठहरने से होता है, यानी जब हम किसी वाक्य को बोलते हुए थोड़ा ठहराव लेते हैं तो उस लिए क्या होता है, विराम चिन्ह का यूज होता है। ठीक है, लेकिन बात आती है कि विराम चिन्ह आए कहाँ से। अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी से पहले, तो विराम चिन्ह केवल और केवल 2 प्रकार के होते थे वहाँ पर यूज। आपने देखा भी होगा कहीं चौपाई वगैरह या रामायण भगवत गीता इस प्रकार से, तो उनमें या तो ये वाला पूर्ण विराम होगा या डबल पाई जो आती थी। ठीक है, इस प्रकार से जब हम कोई चौपाई पढ़ते हैं तो उसमें यही 2 विराम चिन्ह अभी उपयोग में मिलते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, जब कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई अंग्रेजों द्वारा, जब उनके संपर्क में हम लोग आए, तो जब स्थापना उस कॉलेज की होने के बाद 19वीं शताब्दी के बाद बहुत सारे विराम चिन्ह इंग्लिश से हिंदी में आ गए और उनका धीरे धीरे हिंदी में प्रयोग होने लगा। ठीक है, यानी बहुत सारे विराम चिन्ह जो इंग्लिश के थे, अंग्रेजी के, वो आपके हिंदी में आ जाते हैं और उनका थोड़ा सा रूप चेंज होने के बाद क्या हुआ, हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे। ठीक है, तो उसी बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। 19वीं शताब्दी से यहाँ तक आते आते हिंदी के लिए विराम चिन्हों का एक विशेष महत्व हो गया है और यही हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अगर बात करें, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक वाक्य मैंने लिखा है कि कल रात एक लड़का मेरे पास पैरों में मोजे और जूते, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी, मुंह में सिगार और कुत्ता लिए पीछे पीछे आया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर विराम चिन्हों की, अगर मैं यही, जैसे कि ये अल्प विराम था, मैं इन्हीं को हटाकर थोड़ा थोड़ा अलग लगा देता हूँ। जैसे मेरे पास पैरों में मोजे और जूते, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी, मुंह में, तो देख लीजिएगा आप कितना इसका अर्थ बदल जाता है। तो यही है कि विराम चिन्हों की काफ़ी महत्वता हो गई है अभी जो हम आधुनिक काल में देख रहे हैं ना, पहले इतना नहीं थी। तो यही चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, एक कॉमन सेंटेंस यानी कॉमन वाक्य है जो आप पढ़ते भी चले आ रहे हैं विराम चिन्हों को समझने के लिए। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। देखिए दोनों वाक्य है, दोनों सेम है, केवल और केवल विराम चिन्हों के प्रयोग हम इससे इसका अर्थ बदल सकते हैं। कि अगर मैं यहां पर लगा देता हूं तो ये कह रहा है कि रोको मत जाने दो यानी छोड़ दो। अगर ये कह, मैं ये इसमें विराम चिन्ह ये यानी अल्प विराम यहां लगा देता हूं तो ये कह रहा है रोको मत जाने दो यानी फिर उसको जाने दो। इसमें ये कह रहा था, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया कि रोको मत जाने दो यानी उसको पकड़ लो। ठीक है, तो दोनों के सेंस बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। तो यही चीजें हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या महत्वता है और कौन सा विराम चिन्ह कहां पर प्रयोग में होता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से विद्वान, सबके अलग अलग मत हैं, तो उसी प्रकार से एक विद्वान कामता प्रसाद हुए हैं और उन्होंने जो विराम चिन्हों की जो संख्या दी है वो कितनी दी है, 20 दी है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कांता प्रसाद जी के जो अनुसार विराम चिन्ह की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, 20 बताएंगे, क्योंकि अभी पता कुछ नहीं एग्जामिनर का वो कहाँ से आपको क्वेश्चन दे दे। ठीक है, तो ये कॉमन सी बात थी, एक नॉर्मल सी, वो मैंने आपको बता दी। अब आती है बात, पहला चिन्ह हम डिस्कस करेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम की अगर बात करते हैं तो जब किसी वाक्य का भाव पूर्ण होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि विस्मयादि बोधक या प्रश्नवाचक कोई वाक्य नहीं होगा तब हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम सीधे बोल सकते हैं कि राधा स्कूल जाती है, तो पूरा सेंस हो गया, तो हम लगा सकते हैं कि यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। ठीक है, ये कंडीशन और है जहाँ पर ये यूज होता है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन होता है तब ये पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे कि मैं आपसे बात कहूँ कि अगर हम किसी के लिए कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कि अगर हम बोल दें कि क्या आंखें हैं,
भले से यहाँ पर क्या आ रहा है, लेकिन हमारा क्या है कि हम उसकी तारीफ करना चाह रहे हैं। और इस प्रकार के वाक्यों में भी क्या आएगा, पूर्ण विराम आपका आता है। ठीक है, तो पूर्ण विराम आप अच्छे से जानते भी हैं, बस मेरा मतलब यही है कि पूर्ण विराम कभी कभी वहाँ भी आता है जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आता है या प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसे कि ये चिन्ह नहीं, सॉरी, प्रश्नवाचक शब्द। तो बस उसमें यह ध्यान रखिएगा आपको कि प्रश्नवाचक शब्द भले से ही आ रहा है, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, यानी प्रश्न नहीं किया जा रहा, वहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या आंखें हैं। या मैं आपसे बोलूँ कि गोरा रंग, अगर यहाँ पर भी एक शब्द आ जाता है गोरा रंग, तो भी हम इसमें ये लगा सकते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपसे 4 वाक्य दे देगा, अगर इस प्रकार से भी दे दिया क्या आंखें हैं राधा स्कूल जाती है, या इसके आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क, तो आपसे बोल देगा कि कौन सा वाक्य गलत है। तो यहाँ पर ये वाला वाक्य ही गलत हो जाएगा और आप इसको सही मान लेंगे क्योंकि इसमें क्या आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। तो इसका ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका उपविराम। ये ज़्यादातर बुकों में दिया हुआ होता नहीं है। इस प्रकार से इसका साइन होता है क्या, उपविराम। इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो ज़्यादातर संवादों में करते हैं। कहाँ पर करते हैं, जब हम किसी नाटक का या संवाद हो रहा होता है तब हम इसका प्रयोग करेंगे, या फिर किसी एक बात का उसने दे दिया जहाँ पर हमको ये पूछना चाह रहा है कि एक लिमिटेड यानी क्राइटेरिया दे दिया कि इसके बीच की बात करनी है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। आप उदाहरण से समझ पाएंगे। जैसे देखिए, अगर ये मैंने आपसे बोल दिया कि विज्ञान के बारे में बताइए, या एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि इसके विज्ञान पर टिप्पणी कीजिए, तो आप उसके अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, ठीक है, दोनों लिख देंगे। अगर मैं आपसे कहूँ इस प्रकार से लगा के कि विज्ञान एक वरदान है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर उसकी अच्छी अच्छी बातें ही लिखेंगे, ना कि उसकी बुराइयाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। और रही बात संवाद की, तो संवाद में जैसे हम कहते हैं राम तुम कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार से राम ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसके साथ में अगर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर मान लिया मोहन, मोहन ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ, तो ये दोनों का संवाद चल रहा है, तो उसमें ये वाला जो है साइन, इसको बोलते हैं उपविराम। तो ये यहाँ पर प्रयोग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है अर्धविराम। इस प्रकार से, तो अर्धविराम के बारे में अगर हम बात करें तो अर्धविराम यानी पूर्ण विराम जो होता है, जब भाव पूर्ण हो जाता है तब हमको वहां पर रुकना होता है। लेकिन अर्धविराम से हमारा तात्पर्य है, अर्धविराम हम वहां लगाते हैं जब हमको पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम ठहरना हो, पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम ठहरना हो, और अल्प विराम जिसको बोलते हैं कोमा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ठहरना हो, तो इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन आजकल इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है, हम मोस्टली इसी का प्रयोग कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जगह पर ये तो आ सकता है, अर्धविराम की जगह अल्प विराम तो आ सकता है, लेकिन सभी जगह अल्प विराम की जगह अभी भी अर्धविराम नहीं आ सकता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखकर चलिएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे इसका अर्धविराम का हम प्रयोग करते हैं। एक तो आता है कि जब दो वाक्य एक दूसरे से जुड़े हों, यानी एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में भी दिखाई देता हो, तब हम इसका प्रयोग करते हैं अर्धविराम का। तो दो चीज़ें हो गई कि या तो उसका ठहराव पूर्ण विराम से कम होता है, या वाक्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तब हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं इसका कि राधा बहुत खुश हुई जैसे ही उसने अपने पास होने की खबर सुनी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, राधा बहुत खुश हुई, ये यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इस वाले वाक्य का भाव जो उसकी खुशी है वो किस लिए है, क्योंकि उसने जब खबर सुनी कि वो
पास हो गई है, तो इसमें इस वाक्य का भाव उस वाक्य में दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, अर्धविराम लगाते हैं। ठीक है, तो अगर एक चीज़ और है कि अल्प विराम से ज़्यादा हम क्या बोलते हैं कि अल्प विराम से ज़्यादा जब हमको रुकना हो तब हम इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन हमको अब ऐसे कैसे पता लगेगा कि अल्प विराम में कितना रुकना है और अर्ध विराम में कितना रुकना है? तो आप ज़्यादातर यही ध्यान रखिएगा, अगर हमको कभी ऐसा एग्जाम देना पड़े जैसे लोअर पीसीएस का मेन हो गया या पीसीएस में होता है डिस्क्रिप्टिव वाला, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखी जाती हैं, और वो भी वो टीचर देखते हैं जो पहले से पढ़े हुए हैं, या मैं बोल सकता हूँ कि जो एजेड टाइप के हैं, यानी 50 अबव होंगे लगभग, तो उनको तो इन चीज़ों का ध्यान रहता है। लेकिन अब इसका अर्धविराम का कोई इतना ज़्यादा यूज रह नहीं गया। ठीक है, तो ये मोस्टली ऐसे वाले वाक्यों में प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अल्प विराम की, वो उसके यूज बहुत ज़्यादा है। अल्प विराम, इसका जो साइन होता है वो यही, यानी कोमा बोलते हैं ना इसको इंग्लिश में। देखिए, अल्प विराम के बहुत सारे यूज हैं और मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहले अगर हम बात करें कि अगर हम किसी को संबोधित करते हैं, जैसे अगर हम किसी को संबोधित करें तो वहां पर भी किसका प्रयोग होता है, अल्प विराम का। जैसे कि राम तुम कहाँ गए थे, तो यहां पर भी हम क्या है, उसको पूछ रहे हैं। या अगर हम उसको वहां पर कुछ बताते हैं कि राम आज हमारे घर आना। ठीक है, हमने उसको इनवाइट किया कि राम आज हमारे घर आना, तो ये भी एक संबोधित ही हो गया, संबोधित ही कर रहा है वो, यानी उसको बता रहा है। तो ऐसे वाले वाक्यों में भी हम क्या करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग। जैसे आपने देखा होगा, नेक्स्ट जो प्रयोग है वो तो कॉमन है कि जब एक से शब्द आते हैं, एक से शब्द आने से मेरा मतलब है कि मैं आपसे जैसे 4 फ्रेंड जा रहे हैं, मैं बोलूँ राम श्याम मोहन सोहन, तो उनके बीच में भी क्या आता है, ये अल्प विराम ही आता है। ठीक है, या फिर एक से शब्द यानी सुनो, जैसे हम बोलें कोई सामने से जा रहा है, सुनो सुनो सुनो, तो वहां पर भी यही अल्प विराम आता है। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जो किसी भी शब्द को हटा सकता है या किसी शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए, वह जहां जाता है वहां बैठ जाता है। अगर इस वाले वाक्य की बात करूं मैं, तो ये वाक्य है कि वह जाता है, वह जहां जाता है वहां बैठ जाता है। अगर मैं इस वहां के स्थान पर ये कोमा लगा दूं तो क्या वाक्य सही है, वह जहां जाता है बैठ जाता है, यानी जो सेंस उसका जो अर्थ पहले था वही अब है। तो इस जो विराम चिन्ह है, ये अल्प विराम, इसने वहां को हटा दिया। तो यही वो विराम चिन्ह है जो किसी भी शब्द को, यानी इस प्रकार के शब्दों को हटा सकता है या उसका स्थान ले सकता है। ठीक है, तो एक प्रकार तो ये हो गया। और भी कई जगह आता है, जैसे पर परंतु इसलिए अतः, पर हो गया, परंतु हो गया, इसलिए, अतः, इस प्रकार के भी शब्द जो होते हैं, इनके पहले जो आता है ये विराम चिन्ह कौन सा आएगा, अल्प विराम आएगा। जैसे कि वह स्कूल नहीं गया या नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। ठीक है, या जब हम इस प्रकार के वाक्य देखेंगे कि जब वह स्कूल नहीं गई, क्योंकि शब्द आ गया ना यहाँ पर, तो क्योंकि या अतः या इस प्रकार का जो भी शब्द आएगा उससे पहले कौन सा चिन्ह आएगा, ये अल्प विराम आएगा आपका। ठीक है, और देख लेते हैं, यह वह तब तो और अब आदि का जब भी प्रयोग वाक्य में होगा तब भी क्या होगा, यही शब्द आएगा। जैसे कि एक उदाहरण है कि जब जाना ही है, जब जाना ही है जाओ। ठीक है, जब तब अब
ये इस प्रकार के शब्द जब लोप होंगे और उसमें किसी विराम चिन्ह की आवश्यकता होगी तो आप क्या करेंगे, पूर्ण विराम तो बाद में आना ही है, लेकिन बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, अल्प विराम आएगा, और यहाँ पर ये वाला नहीं आएगा, यानी अर्ध विराम नहीं आएगा, अल्प विराम आएगा। ठीक है, तो अल्प विराम के प्रयोग सबसे ज़्यादा है हमारी हिंदी के अंदर। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट सा है यहाँ पर क्या, हाँ एक और है, जैसे प्रत्यक्ष कथन से पहले भी, वो मैं वैसे बता भी चुका हूँ आपको, जिसमें कि उद्धरण वाला आता है। प्रत्यक्ष कथन उद्धरण में ही या अवतरण में ही रखा जाता है। मैं आपसे बोलूँ कि वैज्ञानिकों ने कहा पानी अमृत है, वैज्ञानिकों ने कहा पानी अमृत है, तो ये तो आ जाएगा उद्धरण के अंदर, और यहाँ पर आपका कोमा आता है, यानी जब उद्धरण चिन्ह आपको दिए हुए हो तो उससे पहले क्या आएगा, अल्प विराम या कोमा जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष वाक्य है। ठीक है, तो सॉरी प्रत्यक्ष वाक्य है। तो जब भी हम ये बोलेंगे कि जो चीज़ें मतलब बदली नहीं जा सकती, प्रत्यक्ष वाक्य क्या होता है, जो चीज़ें बदली नहीं जा सकती वो हमेशा सेम ही रहने वाली है। इस प्रकार के वाक्यों के बीच में यानी पहले क्या आएगा, अल्प विराम आएगा। तो अल्प विराम के ज़्यादातर जो प्रयोग हैं वो यही हैं, और वैसे तो होते तो ज़्यादातर आपने देखा भी होगा, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है हिंदी में वो अल्प विराम ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जाता है या फिर प्रश्नवाचक शब्द आता है, यही तो आप जानते हैं ना। तो ये तो मैं कह रहा आपको नहीं बताऊंगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक शब्द आने पर भी ना हो, या कभी कभी होता है कि प्रश्नवाचक शब्द ना आए फिर भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखिए एक तो इसमें होता है कि जब कोई वाक्य इस प्रकार से हो कि हम खुद से ही प्रश्न कर रहे हैं और खुद को ही अपना उसका आंसर दे रहे हैं, तो वहां पर भी हमारा क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। जैसे कि मैं क्या बताऊं कि मैं कितना परेशान हूं। ठीक है, तो जब इस प्रकार का वाक्य आएगा, देखो यहां पर भी क्या आ गया इसमें, और यहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, तो इसमें जब आएगा लास्ट में पूर्ण विराम आएगा, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। यानी जब हम खुद से प्रश्न करें और खुद ही उत्तर देते हैं तब हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, एक तो बात हो गई ये। दूसरा, मैं आपसे कहूं यहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुंबई किसकी राजधानी है, मुंबई किसकी राजधानी है, यानी मैं विनम्र भाव से या एक रिक्वेस्ट करके, ठीक है, आपसे पूछना चाह रहा हूं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे एक बोलते हैं ना कि विनम्र वाला भाव रखकर पूछ रहा हूं कि मुंबई की राजधानी क्या है या मुंबई किसकी राजधानी है। तो ये पूछना हो गया, यहाँ पर प्रश्न नहीं किया जा रहा, वो प्रश्न नहीं पूछ रहा, वो एक विनम्र भाव रखकर वहां से पूछ रहा है कि मुंबई जो है वो किसकी राजधानी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा, है ना। तो एक तो ये वाली बात हो गई। या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं हम कि मुंबई की राजधानी बताओ। मैं आपसे कहूँ कि मुंबई की राजधानी बताओ, तो ये तो हो गया एक प्रश्न, यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन जब मैं आपसे एक विनम्र भाव करके पूछूं कि मुंबई की राजधानी बताना ज़रा, या आप एग्जाम में जैसे किसी से पूछते हैं, अपने साइड वाला कोई बच्चा बैठा होता है, अपने आपका फ्रेंड, और उससे एग्जाम में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि मुंबई की राजधानी बताओ, तो वो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, दोनों में अंतर है। यानी जब प्रश्न पूछेंगे तो ये वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, और जब प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, भाव उसका विनम्र हो गया या विनती वाला भाव हो गया, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बात तो हो जाती है ये। नेक्स्ट आता है
कि कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द ना होने पर भी वाक्य का भाव प्रश्नवाचक हो जाता है। जैसे कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रश्नवाचक शब्द नहीं आएगा फिर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। कैसे? अब ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्यों आया, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों आया? यहाँ पर तो कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। जब हम आपसे या मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तुम बाजार जा रहे हो, तो वो जो क्वेश्चन वर्ड है या प्रश्नवाचक शब्द है वो मेरे फेस पे दिख रहा है उस समय, ठीक है। यानी सामने वाले को ये प्रश्नवाचक शब्द मेरे चेहरे पर दिख रहा है कि मैं उससे पूछ रहा हूँ कि तुम बाजार जा रहे हो। तो इस प्रकार के जब वाक्य होते हैं वो भी क्या होते हैं, उनमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो ये बात आपने थोड़ा सा मतलब ध्यान रखने वाली है कि कहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह आएगा और कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में बात। इसका एक उदाहरण ये भी है कि क्या बताऊं, वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, मुझे नहीं पता। तो इसमें भी क्या, कब, कहाँ, ये सारी चीज़ें आती है। लेकिन जब हम किसी के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं और उसमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता। अगर हम किसी के बारे में बता रहे हैं तो भले से उसमें कितने भी प्रश्नवाचक शब्द आते हों। तो ये तो हो गई प्रश्नवाचक चिन्ह की बात, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक। तो इसमें अगर हम बात करें, जो इसका साइन होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो एक तो इसका प्रयोग होता है किसी को संबोधित करने के लिए, जैसे कि किसमें, अल्प विराम का भी होता था। जैसे मैं कहूं राम किसी से बात कर रहा है, तो अभी संबोधित किसे कहता है, जब किसी से बात करते हैं, ठीक है। यानी राम ने कहा आप कैसे हैं, तो जो व्यक्ति थे उन्होंने आंसर दिया। यहां पर सपोज श्याम थे, मैं अच्छा हूं। तो यहां पर भी क्या आएगा, विस्मयादि बोधक साइन आता है। लेकिन इसका प्रयोग इतना अब रह नहीं गया, यहां पर हम सीधे सीधे यही लगा देते हैं बस, अल्प विराम। इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादातर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग इसकी जगह पर होने लगा है। या इसका प्रयोग एक जगह और होता है, जैसे कि आप बहुत सारी चैटिंग वगैरह करते हैं या किसी के डीपी देखकर हम कॉम्प्लीमेंट किसी को देते हैं, वाह कितने सुंदर हो या कितनी सुंदर पिक है। तो इस प्रकार से जब हम बोलते हैं तो उसका भी क्या आता है, यहाँ पर विस्मयादि बोधक साइन आता है, ठीक है। तो ये विस्मयादि बोधक की बात हो गई। और एक चिन्ह और देख लेते हैं, उद्धरण चिन्ह, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अवतरण। इसको, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपने देखा होगा सिंगल डॉट लगा हुआ होता है, एक होता है डबल में, ठीक है। ये दो प्रकार के यहां पर होते हैं। तो दो प्रकार से हमारा तात्पर्य ये है कि जब कोई परिभाषा या लेख लिखा जाता है तब तो वहां पर आता है ये वाला, ठीक है। और जब किसी पुस्तक का नाम या किसी लेखक का नाम आता है तब आता है ये वाला, सिंगल वाला, ठीक है। तो जब कोई लेख होगा या किसी की बात को सेम टू सेम रखा जाएगा तब हम इसका प्रयोग करते हैं, और जब किसी पुस्तक का नाम, किसी लेखक का नाम आता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर है, एक में पूरा लेख आता है और एक में केवल और केवल लेखक का नाम आता है। जैसा कि आपने कभी अगर 12th लेवल तक अच्छे से पढ़े हैं तो इस चीज़ का ध्यान भी दिया होगा, जब हम संदर्भ लिखते थे तब इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। तो आप समझ पाए, दोनों मतलब एक हैं, इनका दोनों में से अंतर नहीं है। अगर आपसे अवतरण चिन्ह बोला जाता है तब भी यही है, और उद्धरण चिन्ह बोला जाता है तब भी यही है, ठीक है। तो अगर हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं, यानी जैसे किसी ने भी कहा था या कोई नारा देना हो कि गांधी जी ने कहा था
या गांधी जी का नारा है उनका कोई भी नारा दे दिया, या सुभाष चंद्र बोस का कोई भी नारा दे दिया, तो उसके जो नारे हैं वो सारे के सारे में किस में आएंगे, लेख में ही आते हैं, वो इसमें आएंगे। ठीक है, यानी ये वाला उद्धरण चिन्ह यहाँ पर लगेगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को अभी तक जो विराम चिन्ह मैंने बताए हैं वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। ये तो हम लोग सभी जानते हैं, पूर्ण विराम क्या है, अल्प विराम क्या है, अर्ध विराम क्या है, लेकिन कहाँ प्रयोग होना है और कौन सा होना है, ये छोटी छोटी चीज़ हम एग्जाम में मिस कर देते हैं। ठीक है, तो वही मैं कोशिश करता हूँ आपको छोटी छोटी चीज़ें बताने की। तो आशा करता हूँ आप सभी को अभी तक के जो विराम चिन्ह है वो सारे क्लियर होंगे, और अगर कोई भी फिर भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर से प्रयास करूंगा समझाने का। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसी का पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।